अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं और इसके लिए मैं डॉक्टर सलीम अकरम को डाइस पे बुलाना चाहूंगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न से है, पीजी 2021 बैच से। इसके बारे में मैं थोड़ा सा तारीफ करूँ आपको कि डॉक्टर सलीम अकरम 2015 बैच पीओएस अब्दुल खान विद्या कॉलेज अलीगढ़ से है और इसका टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है एंड ओपन लेवल randomized clinical trial of triple Shahadra and Madan in the management of Cuba, senior companies। तो मैं डॉक्टर सलीम अकरम को डाइस पे बुलाना चाहूंगा कि वो आगे हम सबको अपने सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन से रूबरू कराएं। डॉक्टर सलीम अकरम, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज। मेरा टॉपिक है टीनिया और पुलिस में ट्रिपल शाहदरा और मरहम दाद का एफिकेसी देखना है। मैं आप लोग को कुछ डेफिनेशन क्लियर करा दूं, इसलिए कि क्लिनिकल ट्रायल का शायद ये 15 प्रेजेंटेशन है जो हम लोग को अभी सामना करना पड़ रहा होगा, बाद में तो बहुत सारे लेंगे अभी। इसमें देखिए एन ओपन लेवल रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ट्रिपल शाहदरा एंड मरहम दाद इन द मैनेजमेंट ऑफ क्यूबा। ओपन लेवल रेंडमाइज्ड से अलग है क्लिनिकल ट्रायल, उसके अपोजिट में आता है कंट्रोल ट्रायल। रेंडमाइजेशन और ओपन लेवल ये क्या क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करा दूं। ओपन लेवल कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप ड्रग पेशेंट को खिलाएं, फिर उसकी एफिकेसी चेक करें, है ना, असेसमेंट करें कि इस दवा का असर क्या हो रहा है। तो ओपन लेवल मतलब सबको पता होता है जो इस रिसर्च में इन्वॉल्व है, हमारे गाइड हैं, हम हैं जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और पेशेंट है मेरा सब्जेक्ट, उसको भी पता होगा इस चीज के बारे में कि हम उसे क्या खिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं। इसको कहते हैं ओपन लेवल। अगर किसी से छुपाने चाह रहे हैं खिलाएंगे तो उसको कहते हैं ब्लाइंड। तो ब्लाइंड के भी कई तरह के होते हैं, एक सिंगल ब्लाइंड होता है, यानी आपके ऊपर वाले को पता हो कि हम क्या दे रहे हैं, कैप्सूल में भर के मुझे पता होगा, पेशेंट को नहीं पता होगा पेशेंट कौन दे रहे हैं, उसको कहते हैं सिंगल ब्लाइंड। अगर डबल ब्लाइंड करना हो, वो भी रिसर्च का एक टाइप है, तो उसमें होता है कि दो लोगों को नहीं पता होता है, मुझे नहीं पता होगा, हमारे गाइड या हमारे ऊपर वाले जो भी होंगे वो हमको कहिए कि ये पेशेंट को खिला के इसका इसकी एफिकेसी देखना है, इसका असर देखना है, तो वो डबल ब्लाइंड। कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिस्ट्री पर से आता है और वो मिला उनको नहीं पता होगा जो गाइड होते हैं, मिनिस्ट्री वालों को पता होता है कैप्सूल में भाई आटा बनाए गए कौन सी दवा दी हुई है, उनको नहीं पता, हमें नहीं पता और पेशेंट को भी नहीं पता होता है, वो ट्रिपल ब्लाइंड होता है। तो ओपन लेवल के अपोजिट को आता है, ओपन लेवल में जो सबको पता है और ब्लाइंड रहेगा कहीं नहीं पता, सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा। रेंडमाइजेशन करते हैं, पेशेंट को जो कलेक्ट करेंगे आप अपने स्टडी के लिए ट्रायल के लिए, तो उसमें बाइस्टेज ना हो, पता चले कि हम सिलेक्टिव पेशेंट को ले उस पेशेंट को ना ले, तो वो आप अच्छा रिसर्च नहीं माना जाता है। इसी वजह से रेंडमाइजेशन का तरीका अपनाया जाता है। तो रेंडमाइजेशन कभी कभी कंट्रोल ट्रायल में शामिल होता है। कंट्रोल ग्रुप कहते हैं जो कोई मॉडर्न ड्रग या हमारी ड्रग जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे हमने किया है ट्रिपल शाहदरा और मरहम दाद, इसको फॉर एग्जांपल हम अगर टेर्बिनाफिन से कंपैरिजन करते हैं, ये होगा हमारा इसके साथ जो ओपन लेवल रेंडमाइज्ड क्लिनिकल के बजाय या क्लिनिकल के साथ रहेगा कंट्रोल है, क्योंकि वो ड्रग जो मॉडर्न है और पहले से चल रही है, तो हमारी कोई ऐसी दवा जिसपे रिसर्च हो चुकी है उसके साथ हम इस दवा को अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो होगा कंट्रोल ग्रुप। तो क्लिनिकल ट्रायल जिसमें हम पेशेंट को दवा खिलाएं, किसी देखें उसको क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो जो भी क्लिनिकल वाले होंगे वो क्लिनिकल ट्रायल से गुजरेंगे। तो टॉपिक है इन ओपन लेवल रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ट्रिपल शाहदरा एंड मरहम दाद इन द मैनेजमेंट ऑफ क्यूबा। इस सिनॉप्सिस का मेन कंटेंट ये है,
कि आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उसको आपको उसका हल निकालना है। तो नीड ऑफ द स्टडी है, इसमें बताना है उस डिजीज का अकरेंस कितना है, प्रिवेलेंस वर्ल्ड वाइड कितना है, इंडिया में कितना है, लोगों पे बर्डन कितना हो रहा है। इस पे अगर यूनानी में कुछ काम पूछते हैं तो वो बताएं कि इस वजह से आप ये काम कर रहे हैं, तो मेंशन करना है आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का हल्के में बताना है। ये आप जब थीसिस लिखेंगे तो डिटेल में वहां मेंशन करें। रिव्यू लिटरेचर आपको यूनानी और मॉडर्न दोनों में इस डिजीज के बारे में मॉडर्न तबीब और यूनानी अतिबा ने क्या क्या कहा है उसको आपको बताना है। मटेरियल्स एंड मेथड्स, इसमें आपने मेथोडोलॉजी क्या अपनाया है, तरीका क्या अपनाया है रिसर्च का, उसको डिटेल में बयान किया जाएगा। ये रेफरेंसेस है। नीड ऑफ स्टडी, टीनिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस वर्ल्डवाइड। आज की डेट में इंडिया में हर जगह डर्मेटोलॉजी में सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट आते हैं। वर्ल्ड वाइड इसका प्रेवलेंस रेट सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का 20 to 25% है, जबकि इंडिया में टीनिया कोर्फोलिस टॉपिक है। टीनिया कोर्फोलिस पे प्रेवलेंस रेट टीनिया के अदर टाइप्स के दरमियान मोर देन 80% है। एलोपैथिक में जो एंटी फंगल ड्रग्स है वो एंटी फंगल ड्रग्स का ग्रुप है, इसमें इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, डोलिकोनाजोल वगैरह ड्रग्स आते हैं। वो फर्स्ट लाइन माने जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, खास सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस हो या डीप फंगल इन्फेक्शंस हो। अब सवाल ये होता है कि भाई वो दवा है, फिर आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं? तो उसी के जवाब नीड ऑफ द स्टडी दिया जाता है कि आप रिसर्च इस वजह से कर रहे हैं कि उसमें साइड इफेक्ट बहुत है। दूसरी बात है हर बेबी अलग अलग है, तो अगर किसी का अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी आप कर सकते हैं, जैसे पीसीएम का मॉडर्न में अच्छा इफेक्ट है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ रिसर्च होता है हुमा पे, तो उसके कई रिजल्ट हैं। उसमें है कि अलग अलग बेटी है तो अलग अलग रिसर्च चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत से साइड इफेक्ट हैं मॉडर्न वाले में, जिसमें कुछ मैंने यहाँ मेंशन किया है। लॉस ऑफ एपेटाइट है, हेडेक, प्रेस्टेसिया और कीटोकोनाजोल का खास साइड इफेक्ट है वो ये है कि टेस्टिन से एंड्रोजन के प्रोडक्शन को कम कर देता है और टेस्टोस्टेरोन को प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से मेल में और फीमेल में लॉस ऑफ हेयर होने लग जाता है, लिबिडो होने लग जाता है, और मेल में गायनेकोमास्टिया और ओलिगोस्पर्मिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हम यूनानी वाले से रिसर्च कर रहे हैं। यूनानी में अगर कोई ऐसी दवा आ जाए जो इन साइड इफेक्ट से हमें बचा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आवाम के लिए। और आजकल फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, मॉडर्न ड्रग्स की जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं उसके रेजिस्टेंस भी देखने में आ रही है, उसमें साइड इफेक्ट्स भी हैं, और खास करके जो कोरोनरी फंगल इन्फेक्शन है उसमें एलोपैथिक ड्रग की ट्रीटमेंट फेल्योर भी देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, लाइफ नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है कि कहीं भी बाद में वो उसको इचिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्वालिटी अपनी मेंटेन नहीं कर पाता है। इसके बाद से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी दवाएं हैं जो इस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं हमारे यूनानी तबीब, लेकिन आज के डेट में वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं, एविडेंस बेस्ड नहीं, जिसकी वजह से पब्लिकली उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा जितना मॉडर्न ड्रग्स को मिल रहा है। कुछ उसमें से साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जैसे माजू है, मुशबा है, मरहम हिलाल के साथ हैदराबाद में इसमें रिसर्च हुआ है, कुर्सी अस्पर रोगानी नारियल के साथ है, और मरहम गुलाबी वगैरह है, और ज्यादातर दवाओं पे इस पे रिसर्च नहीं हुआ है। इसलिए आज वक्त की जरूरत है, हालात का तकाजा है कि यूनानी सिस्टम मेडिसिन पे साइंटिफिक बेस्ड ट्रायल किया जाए, रिसर्च किया जाए, ताकि जो नई दवा आए वो वैलिड हो, साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, और सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अल्टरनेटिव के तौर पर आए जो कि सेफ है। इसलिए इस टॉपिक का टाइटल है एफिकेसी ऑफ एथिलीफल शाहरा एंड मरहमदाद इन द मैनेजमेंट ऑफ उबा, ओपन लेवल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। रिव्यू लिटरेचर मेनली इसको थीसिस में बड़े पैमाने पर लिखा जाता है, लेकिन सिनॉप्सिस में भी मुख्तसर बयान दिया जाता है कि कुबा के बारे में मॉडर्न तबीबों का और यूनानी अतिबा के क्या ख्याल है, क्या क्या लोगों ने मेंशन किया अपनी किताब में। तो टीनिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस
A fungus grabs, penetrates, and digests keratin hair present in the stratum corneum of the epidermis, hair and nails. Stratum corneum एपिडर्मिस के आउटर मोस्ट लेयर होती है। स्टेटम कोर्नियम और हेयर और नेल्स पे केराटिन पाया जाता है। फंगस आमतौर पर उसी पे अटैक करता है। It invades the tissues and causes a disease that is confined to the skin, spread into tissues, bones and other organs or affect the whole body. Fungal infection is also known as mycosis. It can be superficial like dermatophytic infections, pityriasis color and candidiasis, as well as deep like mycetoma, sporotrichosis, coronoblastomycosis, and subcutaneous zygomycosis. However, they do not invade the living epidermis. वो living epidermis को fungus injure नहीं करता है, infect नहीं करता है, क्यों? Because the serum fungal inhibitory factors in the extravascular space prevents the penetration of fungi in the living tissues. एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में सीरम फंगल इनहिबिटरी फैक्टर्स पाए जाते हैं जो लिविंग टिश्यूज में फंगस को पेनिट्रेट करने से रोकता है। India is a large subcontinent with different climatic and topographic conditions. Hot and humid climate favor the growth of dermatophytic infections. Fungi require keratin for its growth. फंगस का इंफेक्शन जो एक दूसरे से फैलता है तो ये डायरेक्टली स्प्रेड होता है और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ये तो एक इंसान से दूसरे में फैले तो उसको एंथ्रोपोफिलिक कहते हैं, और अगर जानवर से इंसान में फैले तो उसको जूफिलिक कहते हैं, और अगर मिट्टी वगैरह से फैले तो उसको जियोफिलिक कहते हैं। और इनडायरेक्टली भी ये इंसानों तक फैलता है, इंसान तक पहुंचता है। जैसे इंसान जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने कोई कपड़ा या कुछ भी इस्तेमाल किया और उसको किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से भी उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। Tinea corporis relatively occurs on glabrous skin of the body except palm, sole and abdomen. Glabrous skin कहते हैं this hairy part. Tinea corporis यहाँ लागू होता है। Tinea corporis present as a red scaly pupil, slightly raised, well demarcated border. The center of the lesion may partially clear, resulting in a ring or bull's eye appearance. बैल के आँख घुमा भी दूर से दिखती है वो, so it is called a ringworm. ये यूनानी कॉन्सेप्ट है। यूनानी अतिबा ने टीनिया के बारे में क्या लिखा है? पर्शियन लैंग्वेज में कुबा को परियून कहते हैं, हिंदी में दाद कहा जाता है, अरबिक में कुबा कहते हैं। अहमद हसन जुजानी ने अपनी किताब ज़ख़ीर ख़वारिज़ शाही में दाद के दो सबब बयान किया है। एक खिलते वक्त यानी मॉर्बिड मटेरियल, मॉर्बिड ह्यूमर, दूसरा कुव्वत तबीयत। मॉर्बिड ह्यूमर खाम हो तेज रकीब सफरा हो या गलीज सफरा हो जिसमें सौदा के आमिज़ हो, और कुव्वत तबीयत वाइटल ऑर्गन से इन मॉर्बिड ह्यूमर्स को सुपरफिशियल स्किन की तरफ पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से सुपरफिशियल स्किन में दाग मर्ज की शक्ल में जाहिर हो जाता है। हकीम अकबर अलजानी ने अपनी किताब मिज़ानुद्दीन में कुबा के बारे में लिखा है कि अगर कुबा सुपरफिशियल स्किन में हो, नया हो, तो पहली बार हुआ हो तो उस अफेक्टेड एरिया को रब करें, रगड़ें और रसोट और हरीला का पाउडर सिरके में मिलाकर लगाएं, उसके लिए नहीं काफी। ज़करिया राज़ी ने अपनी किताब किताबुल फासिल में कुबा के बारे में लिखा है कि अगर कुबा क्रोनिक हो, तो करेक्टर हो, हट गया हो तो रेजिमेंट थेरेपीज उसके अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे लीच थेरेपी है, कपिंग है, वेट कपिंग, विनिसेक्शन है, ताकि बॉडी से मॉर्बिड मटेरियल्स को रिमूव कर दें और फिर वुड हीलर ड्रग्स मतलब प्रूफ अदविया उस पर अप्लाई करें, उसके लिए बेनिफिट करते हैं। अबुल मंसूर हसन कमरी ने अपनी किताब गिना मुना में दांत का सबब ये लिखा है कि दांत का सबब मेन सबब वो खून है जो इंतराक पाकर सौदे में कन्वर्ट हो गया हो, सौदा बन गया हो। और उन्होंने दांत की दो किस्म बयान की। दांत अगर सुपरफिशियल स्किन में हो यानी मसल तक वो पेनिट्रेट न किया हो तो उसको कागजी दांत कहते हैं, और दांत अगर डीप हो यानी मसल तक पेनिट्रेट कर गया हो तो उसको भैंसा दांत कहते हैं। नाम याद रहेगा? अबुल मंसूर हसन कमरी ने बयान किया है कि कागजी दांत एक भैंसा दांत।
अहमद बिन मोहम्मद तबरी ने अपनी किताब मुआविज़ात बुखरातिया में अखलाक के अकॉर्डिंग दाद की 3 किस्म बयान की है। फर्स्ट है दलवी, कि वो फसाद रुतूबत और बॉडी के मोर्बिड ह्यूमस से पैदा होता है, उसका कलर सुर्ख होता है। दूसरा है रुतूबी, इसका भी है फसाद रुतूबत और उसकी गर्मी और उफूलत से पैदा होता है, उसका कलर सफेद होता है जिसमें जर्दी और तीसरा है सौदावी, ये किसी भी शर्त के इंतराक के बाद जब वो सौदा में कन्वर्ट हो जाए तो उससे पैदा होता है, उसका कलर मटियाला रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर क्योर, ये जो सौदावी होता है इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। दाद, समटाइम्स दाद इज सीवियर पेनफुल व्हेन इट कंटेन्स येलो बाइल, जिसमें सफरा की एमएससी हो जाती है तो ये सीवियर पेनफुल हो जाता है। इब्न उकल बगदादी ने अपनी किताब किताबुल मुख्तारात और इब्न सीना ने अल-कानून में बयान किया है कि दाद, हुबा और साफा, साफा कहते हैं एलोपेशिया टोटलिस को, दोनों का मोर्बिड मटेरियल सेम है, लेकिन दाद वाला मोर्बिड मटेरियल सुपरफिशियली स्किन में होता है, जबकि साफा वाला मोर्बिड मटेरियल डीप मसल में होता है। अली इब्न अब्बास मजूसी ने अपनी किताब कामिल शना और हकीम हसन फर्शी ने अपनी किताब जामिल हिकमत में बयान किया है कि दाद वो खून लतीफ से पैदा होता है, जिसमें खून लतीफ एहतराक पाकर वो ब्रेक बाइल यानी मुर्रा सौदा बन गया हो। कभी कभी दाद उस गलीज खिल्त से पैदा होता है जिसमें बलगम मालिक की आमिश होती है और तेज खून भी उसमें शामिल होता है। ये जनरली कोरोनिक टीनिया के लिए होता है, और कोरोनिक टीनिया को यूनानी में कुबाई मुतफशिर कहते हैं, जिससे छिलके उतरते हैं। हकीम अकबर रमजानी ने अपनी किताब तिब्बे अकमल में बयान किया है कि दाद एक रेफरेंस के तौर पर, खुशूरत के तौर पर सुपरफिशियल इसकी में जाहिर होता है, उसमें दर्द नहीं होता है, उसका कलर सुर्ख कभी होता है, कभी ब्लैक होता है, वो स्प्रेड हो या ना हो, लेकिन अगर उसका कलर सुर्ख है तो उसका ट्रीटमेंट आसान है, अगर उसके कलर ब्लैक है तो उसके ट्रीटमेंट में ज्यादा टाइम लगता है। ज़करिया राज़ी ने अपनी किताबुल मंसूर में बयान किया है कि अगर दाद जो इफेक्टेड एरिया है दाद से, उसको रगड़ने से पसीने की तरह रुतूबत निकले तो इसका मतलब ये है कि वो उस खून से पैदा हुआ है जो इतराक पाकर सौदा में कन्वर्ट हो गया, इसी वजह से उसको कुबाई रतब कहते हैं। हकीम अजमल खान ने दाद के कुछ दूसरे अस्बाब भी बयान किए हैं, वो एग्जैक्ट सबब नहीं है लेकिन मुआमिल अस्बाब है, जैसे ज्यादा मीठी चीज खाना, टाइट कपड़े पहनना, नहाने धोने में कमी करना, गीले कपड़े पहनना। ये 2 दवाएं हैं, एक मरहम दाल, एक इतरीफल शाहदरा, इंटरवेंशन के तौर पर। तो हम इतरीफल शाहदरा ये मुसफ़्फ़ी दम ब्लड प्यूरिफायर के तौर पर ये बहुत सी स्किन डिजीज में फायदेमंद है, जैसे जब हुआ हिक्का है, आक्षेप है। दूसरा फॉर्मुलेशन है मरहम दाल, इसमें जितनी दवाएं हैं लगभग सब एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखती हैं, इसी वजह से मैंने इसको इस्तेमाल किया। मेन आप लोगों को देखना है कि क्लिनिकल ट्रायल में मटेरियल और मेथड क्या अपनाया जाता है। तो इस स्टडी का मकसद है टू एवेलुएट द क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ इतरीफल शाहदरा इन मरहम दाल इन द मैनेजमेंट ऑफ कुबा टीनिया कोर्पोरिस टू प्रोवाइड द सेफ एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ कुबा। हाइपोथेसिस तो कई लोगों से पूछा है, आप लोग थोड़ा बहुत पता भी हो गया होगा। हाइपोथेसिस कोई भी रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले जो आप माइंड में असम्पशन कर रहे हैं, जो भी खाका बना रहे हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। फिर क्लिनिकल ट्रायल के जरिए आप उसको प्रूव करेंगे कि ये सही है या नहीं है। जैसे मैंने हाइपोथेसिस बनाया है कि इतरीफल शाहदरा और मरहम दाल इज इफेक्टिव यूनानी मेडिसिन इन द मैनेजमेंट ऑफ कुबा। कोई जरूरी नहीं कि इफेक्टिव हो गई, मेरा एक असम्पशन है, मेरा एक खाका है। अब क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रिया में देखेंगे, हो सकता है ये ना हो। हाइपोथेसिस आपका सही के साथ ही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। Materials and methods, study design,
क्लियरली रिसर्च जो करते हैं उनका मटेरियल एंड मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, क्लिनिकल वालों का डिफरेंट होता है। स्टडी डिजाइन इन ओपन लेवल, रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। ओपन लेवल किसे करते हैं? सबको पता। इसके अपोजिट आएगा ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड। क्लिनिकल ट्रायल इसके साथ एक आता है कंट्रोल ट्रायल। उसमें क्या करते हैं? उसमें कंपैरिजन करते हैं। व्हाट इज मॉडर्न ड्रग के अपने ड्रग जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसको लेकर हम कंपैरिजन करते हैं। मेरे सैंपल साइज है 100 पेशेंट, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटोकॉल 6 वीक्स, कितना दिन तक आपको दवा खिलाएंगे, उसकी एफिकेसी चेक करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी जनरली 12 से 18 महीने ही होता है, लेकिन हम लोग का तो 1.5 साल प्लस हो गया है, तो कितना चले। फॉलो अप, पेशेंट को दवा खिलाने के बाद हमें उसको बीच में चेक भी करना है कि दवा का रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो पेशेंट्स विल बी फॉलोड अप फॉर इवैल्यूएशन इन सेकंड, फोर्थ एंड 6th वीक ऑफ ट्रीटमेंट। सोर्स ऑफ डेटा, data collection will be done from the participants who are included in the study. Method of collection of data, data will be collected through clinical history, subjective and objective parameters of the participants or diagnosed case who will attend OPD, IPD and GTC practice. Selection criteria, ये clinical trial वाले में important रहता है। ये आप GTC को OPD में पेशेंट जो आ रहे हैं, सब पेशेंट को नहीं ले सकते हैं आप, किसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, कैसे आप छांटेंगे, तो क्राइटेरिया आपके क्या रहेगा। तो हर क्लिनिकल ट्रायल में ये इंपॉर्टेंट आता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया रहता है, एक्सक्लूजन रहता है, विथड्रॉल क्राइटेरिया रहता है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया यानी ये इस तरह के पेशेंट आए तो हम अपनी स्टडी में क्लिनिकल ट्रायल में उसको शामिल करें। Patients, those who have subjective and objective signs and symptoms of tinea corporis or diagnosed case of tinea corporis, पहले से कोई कंफर्म केस है या ऐसे साइन सिम्टम्स लेके आ रहा है कि हम कंफर्म कर ले उसको, तो हम स्टडी में शामिल करेंगे। Patients with positive mycology test, patients of either gender, male, female कोई भी हो, patients in the age group of 18 to 50 years, ये एज ग्रुप अलग अलग केस में अलग अलग होता है, लेकिन एडल्ट डोज हम चेक करेंगे उसकी एफिकेसी, और एडल्ट डोज 18 से 50 साल के बीच में ही चेक किया जाता है। Patients who have agreed to participate and sign the informed consent form and follow the protocol. पेशेंट की भी एग्रीमेंट चाहिए, वो भी एग्री हो कि हम आपकी स्टडी के लिए तैयार हैं, दवा खाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये कंडीशन वाले पेशेंट आएंगे वो हमारी स्टडी में शामिल नहीं रहे। कोमोर्बिड कंडीशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, CAD है, CKD है एंड अदर ऑटोइम्यून डिजीज। पार्टिसिपेंट्स सफरिंग फ्रॉम concomitant disease like psoriasis, eczema। concomitant disease किसे कहते हैं या concomitant therapy? concomitant therapy भी उसको कहते हैं कि हम अपनी दवा दे रहे हैं, बाहर से अगर इसके साथ कोई दूसरी दवा भी ले रहा है तो उसको कहेंगे। Pregnant or lactating women, non-case of immunocompromised states like AIDS, malignancies or and on immunosuppressive drugs। किसी का renal transplant हुआ है तो वो स्टेरॉइड लेता है लंबे समय तक, वो भी हमारी स्टडी का पार्ट नहीं बनेगा। Participants fail to attend treatment schedule regularly। जो 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट शेड्यूल है वो पूरी तरीके से फुलफिल ना करें वो भी हमारा पार्ट नहीं बनेगा। Adverse effects, if participant develops any adverse effects from the therapy, she will be excluded from the trial। कोई भी अगर एडवर्स इफेक्ट डेवलप हो रहा है तो ट्रायल से शामिल हो जाए। वॉलंटरी विड्रॉल, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता दवा खाने के बाद वो चाह रहा है कि ना शामिल हो तो भी वो खुद से जा सकता है। Procedure of the study, patients who will attend the OPD, IPD of GTCH Patna will be evaluated and assessed for the presence of coma. The participants will be taken for the study based on detailed clinical history, subjective and objective parameters. If they clearly fulfill the inclusion criteria, they will be enrolled in the clinical trial. They will also be informed about the purpose, like open label, purpose, objective of the study and other
details related to the clinical trial. Informed consent form with signature will be taken from all the participants before enrolling into the clinical trial. ताकि बाद में कोई क्लेम न कर सके, आपने उसको बता दिया, आपने पूरा डिटेल बताने के बाद उससे सिग्नेचर लिया है डिटेल्स। Experiment drugs will be dispensed as per schedule and the subjects will be instructed to take medicines as per the treatment protocol advised and follow the schedule. पेशेंट को हर 2 हफ्ते में बुलाएंगे, उसकी एफिकेसी को, ड्रग्स की एफिकेसी को चेक करने के लिए। उसी में उसको एडवाइस भी दिया जाएगा कि कैसे उसको यूज करना है, कब खाना है, कैसे लगाना है, कितने दिन में आना है। इंटरवेंशन मेरी 2 दवा है, एक है त्रिफल शहादरा, दूसरा है मरहम-ए-दाद। त्रिफल शहादरा का है फॉर्म ऑफ ड्रग, माजून लाइक कंपाउंड है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, डोजेज है 5 से 7 ग्राम ओडी, नॉर्मल वाटर से रात में सोते वक्त। दूसरा है मरहम-ए-दाद, फॉर्म ऑफ द ड्रग है सेमी लिक्विड लाइक पेस्ट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मरहम विल बी अप्लाइड locally on the affected parts of the body to stay. Method of preparation, दवाएं तैयार कैसे होंगी, दवाओं का नुस्खा आपने जहां से लिया है उसके बनाने का तरीका जो डिटेल में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग दवा बनाया जाएगा। Both drugs will be prepared as per the methods given in Firdaus Hikma and कराबाती में मजीद। कहाँ बनाएंगे, राजकीय आयुर्वेदिक एवं विज्ञान औषध निर्माण शाला कदमकुआं पटना या कॉलेज अथॉरिटी विल प्रोवाइड अस द ड्रग्स। कहीं से ये बनवाते हमें दवा दिलवाएं। ये कॉन्कोमिटेंट थेरेपी यानी हमारी दवा के साथ बाहर से कोई दूसरी दवा इस बीच में वो नहीं इस्तेमाल कर सकता है। कॉन्कोमिटेंट थेरेपी विल बी, नो कॉन्कोमिटेंट थेरेपी विल बी अलाउड ड्यूरिंग द स्टडी, है ना। पैरामीटर्स फॉर इवैल्यूएशन, हम पेशेंट को दवा देंगे, 2 सेकंड वीक पे, 4th वीक पे, 6th वीक पे हम उसको बुलाएंगे दवा की एफिकेसी को चेक करने के लिए। तो हम उसको चेक करेंगे तो क्या क्या देखेंगे, वो 4 सुबह के पॉइंट है, जैसे इचिंग है, एक्जिमा है, स्टेनिंग है, सेंट्रल क्लियरिंग विद पेरिफेरल ग्लेज्ड मार्जिन। इस 4 पॉइंट पे ही हम उसको मेजर करेंगे कि दवा की एफिकेसी क्या है। अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या पूरे तौर पर चेंजेस आए हैं, नो चेंजेस, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है तो 0 रहेगा। माइल्ड चेंजेस टू रिकवरी 1, मॉडरेट चेंजेस होगा तो 2, कंप्लीट उसको ट्रीटमेंट मिल गया 4 हो गया 3। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर आपके हैं कन्वर्जन टू नेगेटिव माइकोलॉजी टेस्ट। पेशेंट को जब हम स्टडी में इनरोल करेंगे उस वक्त भी माइकोलॉजी टेस्ट करेंगे। 6 वीक के बाद जब उसको हम रिलीज करेंगे, जब स्टडी कंप्लीट होने वाली होगी उस टाइम ये मतलब हम माइकोलॉजी टेस्ट करेंगे। ठीक, कितनों का नेगेटिव आ रहा है, कितनों का एफिकेसी बहुत अच्छा नहीं आया, कितनों के। सेफ्टी असेसमेंट, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, विथड्रॉल क्राइटेरिया, सब कुछ के बाद दोनों दवा पेशेंट को देने के बाद आप सिलेक्टेड पेशेंट को देंगे। इसके बाद फिर दोनों दवा जब पेशेंट को देंगे, एक खाने की एक लगाने की, तो 2nd पे, 4th पे, 6th वीक पे अब जो असेसमेंट विजिट होगी और ड्रग से लेने की विजिट होगी पेशेंट की, उसमें आप देखेंगे तो कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर कोई भी एडवर्स किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट उस पर डेवलप हो रहा है तो जो इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी होगी या पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर 56 पटना उसको रिपोर्ट किया जाएगा। हाँ वो लोकल हो या सिस्टमिक हो। लोकल सेफ्टी असेसमेंट में ये चीज देखेंगे खास करके। स्किन रैशेस है, एडिमा है, बर्निंग सेंसेशन है, ड्राइनेस है, स्किन क्रैकिंग है, ब्लिस्टर है, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाए। सेफ्टी, सिस्टमिक सेफ्टी असेसमेंट, उसमें हीमोग्राम कराएंगे खास करके, एचडी, टीएसी, डीएसी, ईएसआर, एनएफपी, एसपीओटी, एसपीटी, सीरम मिलेगा, सीरम एलाइन फॉस्फेटेज और केएफटी कराएंगे जिसमें सीरम, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन। ये सिस्टमिक सेफ्टी असेसमेंट पेशेंट को जब हम अपने स्टडी में इनरोल करेंगे उस टाइम भी करेंगे, और जब 6 वीक की जो प्रोटोकॉल है वो कंप्लीट होगा उस टाइम भी करेंगे। तो जिसका नॉर्मल रहेगा स्टडी में इंक्लूड करेंगे, और जब उसको रिलीज करेंगे उस टाइम भी करेंगे ताकि देखें कि दवा की वजह से इसमें कोई चेंज तो नहीं आया है। These are my references.
थैंक यू। एक विड्रॉल के टैक्स है, जैसे आप 6 वीक का ड्यूरेशन दे रहे हैं एंड आपने जब विड्रॉल कर दिया उसके बाद पेशेंट आता है कंप्लेंट करने के लिए अगेन उसको बोल रहा है नहीं जा सकता विड्रॉल नहीं, पेशेंट विड्रॉल होगा, पेशेंट आपको शामिल हुआ है, जैसे 6 वीक का आपका प्रोटोकॉल है, पेशेंट को 2 वीक दवा लेने के बाद वो बोला है कि हम डॉक्टर साहब नहीं लेंगे, वो तो जा सकता है, वो तो जाए। हाँ लेकिन उसको फिर से वापस आ गया तो कंप्लीट हो गया दवा लेने के बाद तो आज और ठीक हो जाए, फिर से रिकरेंट हुआ तो उसका क्या, तो कैसे करना है? टीनिया का जो पीरियड है वो 2 से 3 दिन, रिसर्च पेपर में आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि 2 से 3 हफ्ते है, तो रिकरेंसी ही को देखेंगे कितना का डबल हम देते हैं प्रोटोकॉल के, जैसे कोविड में क्वारंटाइन कितने दिन किया जा रहा है 14 डेज, जबकि 7 दिन है उस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन, कोई रिकरेंसी को चेक करने के। अब किसी को 6 महीने बाद हो तो फिर नहीं, 6 दिन के बाद जैसे रिकरेंसी तो 6 दिन के अंदर ही देखेंगे, 2 से 3 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, तो रिकरेंसी अगर होगी तो मान कीजिए किसी भी पेशेंट को अगर वो नहीं मतलब 6 दिन के बाद या प्रोटोकॉल लेने के बाद हाँ तो मतलब पहले 6 वीक का प्रोटोकॉल लेंगे एंड अब फिर से उसको कंप्लीट क्योर हुआ था, जैसे 4 पॉइंट स्केल था तो उसमें मेंशन करेंगे। आपको कई बार सुनिए नहीं पेशेंट अगले सेट में पेशेंट अगर टोटली बात क्या हुआ एक हमसे ट्रीटमेंट ले रहा है, हत्या दूसरे लोग नहीं ले रहा है, कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट के बाद भी है नहीं, एफिशिएंसी बाद में देखी जाएगी, अभी तो ये प्लान हाइपोथेसिस हो सकता है कि बेटर रिजल्ट आए। हाँ और क्वेश्चन हाइपोथेसिस क्या जाता है, कोई भी इंटरवेंशन करेंगे और ड्रग का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनका सवाल ये था कि क्लिनिकल ट्रायल के हाइपोथेसिस है या हाइपोथेसिस के लिए क्लिनिकल ट्रायल, ये कहना चाह रहे हैं पहले हाइपोथेसिस बनाया जाता है उसी को सही या गलत है क्लिनिकल ट्रायल ले जाता है ताकि सही साबित करें या गलत हो, साइंटिफिकली प्रूव हो। हमारे तबीबों ने जो लिख दिया है वो आज के डेट में साइंटिफिकली है कि नहीं, जिस आप लोगों ने पीजी की तैयारी में पढ़ा होगा जब लिखा हुआ है कि पाँव या लकड़ी की चप्पल पहनते हुए अगर पाँव छिला जाए तो नीले रंग के कपड़े पहन के उससे डोमिनेशन करें तो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए क्या है ना, सही या गलत है वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो इस तरीके से ये दोनों दवाएं सर तो ये दो दवाएं क्या है क्योंकि सर देखिए और भी सारी दवाएं हैं जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि मतलब कि एंड्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है इसकी वजह से हेयर लॉस होता है, ठीक है। तो सर हेयर लॉस होती है तो उसके लिए भी तो कोई ट्रीटमेंट होती होगी, इसके बारे में आपने नहीं वो इन लोग वो मैकेनिज्म जो होता है कि ये जो सिस्टम है वो एक करते हैं लेकिन उसके बाद जो जॉब होती है उसका इसका मैकेनिज्म कौन सा बचेगा तो मेरी वजह क्या है ये बचेगा मेरी बात सुनिए हम ये कह रहे हैं कि
आपने 2 दवा सिलेक्ट किया है, लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट ये होता है, मतलब वो करती है फंगस, उससे हेयर लॉस होते हैं। ठीक है, नहीं उसका दवा है यूनानी है, ये कहना चाह रहे हैं ना, फंगस की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें से मैंने टीनिया कोर्पोरिस लिया। अगर किसी को टीनिया हेपेटाइटिस होगा तो हेयर लॉस तो होगा, उससे हम वो डिफरेंट की बात कर रही है, जैसे कि आपने दिया पेशेंट को हाइड्रोजन डिफिशिएंसी है, वो कर रहा है, उसकी सपोर्टिव इसीलिए तो कर रहे हैं। देखिए यहाँ ठीक है, कोई भी चीज जो कहीं होता है ना, जैसे ये टॉपिक लिया गया पहले मन में इसलिए आया जब हुआ हेपेटाइटिस को छात्रा घोड़े में दांत से तो हम इस दोनों दवा से ठीक है देखेंगे कि ये सही करता है या नहीं करता, या भी सोच रहा है इसी को हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब इसमें पेशेंट अप्लाई करेगा लीगल ट्रायल में, ठीक है, अगर इसका ये इतना पेशेंट फॉलो करेगा, इतना भी दोनों दवाई ट्राई करेगा, ठीक है ना, और इसका रिजल्ट देखेगा। अगर रिजल्ट अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव से नेगेटिव करेगा। ये सोच रहे हैं उनका सवाल है कि फंगल इन्फेक्शन से हेयर लॉस क्यों होता है? जैसे आपने मेंशन किया था हेयर लॉस भी होता है, मतलब उसमें एंड्रोजन इन्वॉल्व है, तो आपने ट्रिपल सेल्फिरा यूज किया है, वो कुछ सिस्टमिक आप यूज कर रहे हैं? फंगस से नहीं, वो कीटोकोनाजोल से हेयर लॉस। नहीं उसके तो साइड इफेक्ट है, वो सिर्फ केसेस को देखा है इनका, मतलब कि ये कीटोकोनाजोल यूज नहीं करते क्योंकि उनसे हेयर लॉस होता है। इनका कहना यह है कि टीनिया में हेयर लॉस भी होता है जी, उस टीनिया की बहुत सी किस्में हैं, उसमें से मैंने टीनिया कोर्पोरिस लिया। सर तो मेरे हाँ, टीनिया के फायदे तो सब हेयर लॉस का हमारा टॉपिक है। और किसी को कुछ पूछना है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सलीम बकरा, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर पॉइंट को क्लियरली बताया गया है। इसके बाद फिर किसी को डाउट हो तो बाद में डॉक्टर सलीम बकरा से आप इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर